हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ना केवल आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब सब्जेक्ट है, वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इसका आपके डेली लाइफ के जीवन में, दिन प्रतिदिन की लाइफ में भी आपका काफ़ी महत्व है। इस सब्जेक्ट से आप हर दिन आपकी लाइफ में हर दिन इससे रूबरू होते हैं, जिसका नाम है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। अब इसके अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये अपना रोल अदा करता है, इसकी कितनी वेटेज रहती है, वो आपको हम लोग कुछ डाटा के माध्यम से दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं कि 2011 से लेकर 2021 तक का ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने है। 2011 में देखिए, यहां पर क्वेश्चन लगभग आए हैं आपके 19 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप देखिएगा 17 क्वेश्चन 2012 में। फिर उसके बाद बढ़े हैं क्वेश्चन लगभग 19 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2013 में। इसी तरीके से आप लोग देखिएगा कि 2021 तक आते आते कभी अभी 2021 में 10 क्वेश्चन आए थे। तो ऑन एंड एवरेज आप ट्रेंड मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस लिखना है, तो ये आपके लिए मस्ट है। ठीक है, अब बच्चों की बहुत सारी क्वेरी होती हैं, बच्चों के मन में डाउट होता है कि इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो कहां से कवर करे। ठीक है, एक तो बच्चों को इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है कि भाई सिलेबस है क्या। दूसरी बात ये भी चिंता में रहते हैं कि भाई सिलेबस अगर मिल भी जाए, अगर हमें पता भी है, तो हम उसको कवर कहां से करें, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको आप कंबाइन करके किसी भी एक बुक से कवर नहीं कर सकते, स्पेशली इकोनॉमिक्स का। तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ एक स्पेसिफिक बुक की कुछ लिस्ट लेके आया हूं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाकी तो हम तो हैं ही, पूरा हिंदी टॉपर से जो फैमिली है वो तो आपके साथ है ही। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको 11th क्लास से स्टार्ट करना है एनसीईआरटी। देखिए सर, एनसीईआरटी को प्लीज मत भूलिए, उसको मत आप इग्नोर कीजिए। अगर उसको इग्नोर करेंगे तो आपकी सफलता भी आपको इग्नोरेंस मार के चली जाएगी। भाई मेरे को तो इसके पास आना ही नहीं है, मैं चलती हूँ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो सफलता है वो एनसीईआरटी के माध्यम से ही होगी। तो 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी, उसके बाद आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में जान लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मेरे को पता है कि जो शब्दावली है इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट आपको घबराने का आपका काम नहीं है, वो हमारा काम है उसको कैसे आपको समझाएंगे। ठीक है ना, आप बेनिश्चित होकर बस रिलैक्स होकर वीडियो सुनिएगा। आपको जितनी भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं, आप इससे नोट्स बना सकते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। क्योंकि आप अगर मार्केट के भरोसे रहेंगे तो आप बस ये सोच लीजिएगा कि आप सिलेक्शन भी भरोसे पे ही रह जाएगा, सिलेक्शन कभी होगा नहीं। ठीक है ना, आपने वो डायलॉग भी सुना होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कि आप कब तक भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो बस वही सोच के चलिए, मार्केट के भरोसे नहीं बैठना, नोट्स के भरोसे नहीं बैठना। आपकी खुद की मेहनत है, खुद आपको करनी है। कलेक्ट कीजिए अच्छी से अच्छी जो भी सामग्री में आपको मिलती है, स्पेसिफिक सामग्री को कलेक्ट कीजिए और उसका रिवाइज कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए बार 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 बार। बस यही है सफलता का मंत्र, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की आप एक समग्र विश्लेषण के लिए आप पढ़ सकते हैं, संजीव वर्मा को पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह को पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई एक बुक आप रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आता है इकोनॉमिक्स में, वो आता है आपका न्यूज़पेपर का। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। अब आप कहेंगे सर हिंदी माध्यम में हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये चीजें कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है ना। लेकिन देखिए, मैं कहूंगा कि मार्केट में आज के टाइम में मंथली पूरा का पूरा एक समराइज फॉर्म में न्यूज़पेपर आपका आ जाता है। वो हिंदी में भी आ जाता है, इंग्लिश में भी आ जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है या कोई और भी प्राइवेट व्यक्ति हैं जो इन चीजों को डेवलप कर रहे हैं, तो आप वहां से मार्केट से इनको परचेज कर सकते हैं। तो आज के टाइम में ये बड़ी डील नहीं रह चुकी है कि जिसमें आपको ये दिक्कत हो कि भाई हमें नहीं मिल पा रही सामग्री, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको न्यूज़पेपर से अवगत रहना, उसके टच में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सीधे सीधे एक प्रश्न उठाकर पूछ लेता है। अभी
जैसे मैं आपको एक हाल का मुद्दा बताऊं, अभी आप लोगों ने रूस यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो सुना होगा। इनके बीच में आपने एक स्विफ्ट नाम का भी बार बार चर्चा में आ रही होगी। स्विफ्ट, स्विफ्ट क्या है? एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, एक पेमेंट का सिस्टम है, प्रणाली है। तो ये बार बार न्यूज में आ रही है। तो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि आने वाले पीटी में स्विफ्ट से संबंधित कोई सवाल पूछ ले। ठीक है, तो ये स्विफ्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जागरूक रहिए। न्यूज़पेपर में कोई टर्म आता है उसको आप नोट डाउन कीजिए, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और इसके बाद योजना, योजना जो पत्रिका आती है आपकी इंडियन गवर्नमेंट की, योजना पत्रिका को आप बिल्कुल भी भूलिए मत, क्योंकि योजना पत्रिका ना केवल आपका प्रीलिम्स के ओरिएंटेड बल्कि मेंस के लिए तो वो रामबाण है। ठीक है ना, मेंस के लिए तो वो काफी बेनिफिशियल है, आप इसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक, इसके बाद है आपका आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, जो आपका हर साल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है और आपका मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल ये एक पत्र है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट अपने आने वाले समय में उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, कैसे चीजों को और बेहतर किया जा सकता है, अभी वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं जो फेस कर रही है गवर्नमेंट। तो ये तमाम बातें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगी। ठीक है, तो पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो सिलेबस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आपका 7 पार्ट में ये डिवाइड है। हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन में एक पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी हो पाया तो जो बड़ा पार्ट है उसको हम लोग 3 दिन लगा लेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि ताकि आपको दोबारा करने की नीड ना पड़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पेन कॉपी लेके बैठना है, ध्यान से चीजों को सुनना है, जो ना समझ में आए उसको नोट करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। बस जब एग्जाम आएगा आप उसको रिवाइज कीजिएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा कि इकोनॉमिक्स का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका छूट जाएगा, या करंट से ओरिएंटेड कोई ऐसी चीज है जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है वो आपसे छूट जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक्स को 7 पिलरों में हमने सेग्रीगेट कर दिया है। सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, जिसमें आपके क्या आते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, ये चीजें हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका इकोनॉमिक मेजरमेंट। इकोनॉमिक मेजरमेंट इसमें क्या क्या होता है, इकोनॉमिक मेजरमेंट में है आपका जैसे नेशनल इनकम हो गई, नेशनल इनकम। सेकंड है आपका जैसे आपका इन्फ्लेशन, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इकोनॉमिक मेजरमेंट के पोर्शन में। थर्ड है आपका बैंकिंग एंड मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, इसमें हम अपने बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझेंगे, आरबीआई को समझेंगे, आरआर, ट्रिपल आर, सीआरआर, एसएलआर, जितने भी टर्म है, जितने यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है बार बार, इनसे हम जैसे कैश रिजर्व रेशियो, यूपीएससी ने साल शायद 2017 या 18 में कैश रिजर्व रेशियो से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा था। अगर किसी को मतलब भी पता है तो वो आराम से उस क्वेश्चन को हैंडल टैकल करके आ जाएगा। ठीक है, नंबर 4 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे आपका बजटिंग है, बजट आ गया। ठीक, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की कोई फिजिकल पॉलिसी है, हमारी राजकोषीय नीतियां क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आपका पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में। नंबर 5 है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, ठीक, प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे हम, प्लानिंग क्या है। प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, फिर अभी जैसे नीति आयोग आ चुका है। ठीक है ना, तो पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछती है। ठीक, अब वो कैसे पूछती है उसको हम लोग आने वाली क्लासेज में आपके सामने दिखाएंगे। हम इसको कैसे फॉर्मेट में करेंगे, जैसे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस की, 2 क्लास में आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम लोग जो सेकंड क्लास है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे, उसको रिवाइज कर लिया जाएगा, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके कि भाई हाँ मेरे को ये चीजें आती हैं। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते लेकिन हमें फिर भी अंदर से खाली खाली महसूस होता है कि भाई यार पढ़ के भी हमें खाली महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने उस चीज को रिवाइज नहीं किया है।
तब वो जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इस चीज से अवॉइड करना है, इस चीज से बचना है, हमें उसका बार बार रिवीजन करना है, ताकि जब वो क्वेश्चन हमारे सामने आए तो चेहरे पे मायूसी ना हो, खुशी हो कि भाई हाँ जो मैंने पढ़ा था वो आ गया। ठीक। नंबर 6 में है आपका ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या है, जैसे फॉरेन ट्रेड क्या है हमारा, फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए आपको ये नहीं घबराना है कि जो ये टर्म है ये इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में बोलोगे ना इसका तो और भी ज्यादा आपका मतलब थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को चालू खाता कहेंगे हम लोग। ठीक। तो ये चीजें आपको इन चक्करों में नहीं फंसना कि इंग्लिश है या हिंदी है। हिंदी है, आपका प्रायोरिटी आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए, वो हमारा काम है, हम आपको हिंदी में समझाएंगे। लेकिन टर्म को आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में भी क्या टर्म होती है। ठीक है ना। तो आपको दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी, उससे क्या होगा ना आपका और अच्छा रिवीजन होगा और अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक। नंबर 7 है आपका इकोनॉमिक सेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर में आपका क्या क्या आएगा, देखिए इकोनॉमिक सेक्टर में हम पढ़ेंगे जैसे पॉवर्टी इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, ऐसे जो जितने भी टॉपिक है तमाम वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक सेक्टर में। ठीक है। तो ये आपका मैंने एक समरी दे दी है आपको कि हम लोग आने वाले 14 से 15 दिनों में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। चलिए तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स में जो पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर हम पढ़ेंगे कि भाई टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक क्या होते हैं, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 5 चीजें हैं जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पढ़नी है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक कितने हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपके सामने है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपको आसान शब्दों में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और देखिए याद रखिएगा इकोनॉमिक्स को यूपीएससी को ये डिमांड नहीं है कि वो किसी इकोनॉमिक्स को भर्ती करना चाहती है एज ए आईएएस की पोस्ट पे। ठीक। उसको ना तो साइंटिस्ट चाहिए, ना उसको इकोनॉमिक्स चाहिए, ना उसको सोशोलॉजिस्ट चाहिए, उसको एक जनरल कैंडिडेट चाहिए, एक सामान्य अभ्यर्थी चाहिए जिसके पास समझ हो समाज की, जिसके पास समझ हो अर्थव्यवस्था की, जिसके पास समझ हो राजनीति विज्ञान की, जिसके पास समझ हो इतिहास की, जिसके पास समझ हो भूगोल की। बस ये क्या है, सामान्य अध्ययन, सामान्य समझ का होना इसमें होना जरूरी है। तो आपको ज्ञान अपना वहीं तक लेके जाओ। देखो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप पढ़ने को कितना भी पढ़ सकते हो और समझने को कितना भी समझ सकते हो, लेकिन देखिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप अपनी दायरा आपको फिक्स करना पड़ेगा, वरना अनलिमिटेड पढ़ने का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जब आप टॉपिक नहीं पढ़ोगे, जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको कवर नहीं करोगे और इधर उधर की बातों को पढ़ते रहोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, आप एग्जाम में 100% फेल होगे। ठीक है ना। तो हमें केवल उतनी सब चीजें समझनी है जितनी हमारा एग्जाम हमसे उम्मीद करता है, जितना एक्सेप्ट करता है। ठीक। तो सबसे पहले भाई इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो वर्ड हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में सुनते हैं, हम दोनों को एक जैसा वर्ड मान लेते हैं कि भी शायद एक ही वर्ड होगा ये, लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स अलग चीज है और इकोनॉमी अलग चीज है। ठीक है। तो देखते हैं इसका पहले क्या डिफरेंस है इनमें। यहां पे लिख लेता हूं मैं इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज इकोनॉमी, सेकंड इज इकोनॉमी। ठीक। एक है अर्थशास्त्र, एक है अर्थशास्त्र और एक है आपका अर्थव्यवस्था, एक है आपकी अर्थव्यवस्था, दो चीजें हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र क्या है, सिंपल है, अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है वो आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। आपके आसपास जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, मान लो एक बाइक का निर्माण हो रहा है, उस बाइक के निर्माण में जितने पुर्जे लगाए जा रहे हैं, उन पुर्जे, वो कुछ पुर्जे जो है वो स्वदेश में आपके जनरेट हो रहे हैं, कुछ विदेश से एक्सपोर्ट होके आ रहे हैं, तो उनको कंपाइल किया जाता है, उनको किसी फैक्ट्री में लगाया जाता है, उस फैक्ट्री में कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है, वो सैलरी प्राप्त करके वे कर्मचारी बाहर आते हैं, अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, वो सामान अपने घर लेके जाते हैं, घर में उसका कंज्यूम होता है, उसकी कुछ सब्जी बनती है, कुछ तरकारी बनती है, कुछ बच्चों की फीस जाती है, कुछ हेल्थ पे खर्च होता है,
कुछ घर के निर्माण में खर्च होता है, कुछ पानी लगवाने में खर्च होता है। तो जितनी भी तमाम एक्टिविटीज है, इन सबको अगर आप एक वर्ड में समाहित करना चाहे तो उसका नाम हो जाएगा सिंपल अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र। और दूसरी वर्ड होता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी क्या है कि किसी स्टेट के द्वारा, है ना, किसी स्टेट के द्वारा किस प्रकार से अपने आर्थिक सिस्टम को चलाने के लिए किन प्रक्रियाओं का यूज किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है ना, किन प्रक्रियाओं का, किस प्रकार की पॉलिसीज का यूज किया जाता है। भाई कोई स्टेट है, उसने विदेशों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं या बंद कर रखे हैं, तो ये क्या है? ये उसकी इकोनॉमी है। ठीक है ना, ये उसकी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमिक्स एक लार्ज टर्म है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। इकोनॉमी क्या होता है? अर्थव्यवस्था क्या होती है? ये किसी स्पेसिफिक कोई क्षेत्र है, कोई स्टेट है, कोई जिला है, इवन आपका परिवार है, गांव है, तो आपका परिवार है, आपका परिवार भी, आपकी माँ है, आपकी बहन है, पत्नी है, जो भी है, वो भी मंथ का कोई ना कोई बजट बनाती है। ठीक है, मंथ का कोई बजट बनाती है। भाई इतने पैसे मेरे हाथ में है, इतना मेरे को यहाँ खर्च करना, इतना मेरे को यहाँ खर्च करना। तो ये क्या है? ये आपके घर की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये आपके घर की अर्थव्यवस्था है। अब इसी अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए जिन पद्धतियों का यूज किया जाता, उन पद्धतियों को अगर हम किसी बुक ऑफ नॉलेज में अगर हम लोग शामिल कर लेते हैं तो उसका सिंपली नाम हो जाता है अर्थशास्त्र। सिंपल। अब आपको कोई डिफरेंस मतलब डाउट नहीं होगा, आपको पता चल चुका कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब आपको चकमानी खाना की कोई पूछे तो क्या है, और आप खड़े हो जाए जी हमें तो नहीं पता है, ऐसा नहीं करना। आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सिंपली है कि भाई अर्थशास्त्र ये है और अर्थव्यवस्था ये है। अब इस डेफिनेशन को आप लोग पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान है कि अर्थशास्त्र एक सोशल साइंस है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित है। ठीक है भाई, कैसे वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, कैसे उनका ट्रांसपोर्ट होती है वो चीजें, और कैसे उपभोक्ता उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मान लो एक मिल्क है, मिल्क हम लोगों ने गाय या भैंस से मिल्क को लिया, उसको कंटेनर में पैक किया, हम लोग उसको लेकर कहाँ गए? जो मिल्क प्रोसेसिंग जो प्लांट होते हैं वहां पर गए, उस मिल्क का वहां पर प्रोसेस किया गया, उसके बाद उससे पनीर बना, दही बनी, मक्खन बना, उनको फिर प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग की गई, उनको फिर दुकानों पर पहुंचाया गया, और उन दुकानदारों ने फिर, हम लोग जो आम आदमी है, हमने उन दुकानदारों से उन चीजों को परचेज किया। तो ये जो सारी चीजें जो घटित हुई ना, इसको ही पढ़ने का जो विधा है, पढ़ने की जो साइंस है, जो तकनीक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, यह अध्ययन करता है कि कैसे व्यक्ति, व्यवसाय, सरकारें और राष्ट्र संसाधनों को आवंटित करने के तरीकों का चुनाव करते हैं। मतलब कैसे किसी राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने संसाधनों को कंट्रोल करती हैं, कैसे वो अपने संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने व्यक्तियों को, अपने नागरिकों को, और कैसे नागरिक उनका यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है वो अनलिमिटेड है और जो हमारे संसाधन है वो क्या लिमिटेड है। सीमित संसाधनों को काम में लेने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं, तो यह निर्धारित करना अर्थशास्त्र का कार्य है कि कौन सा तरीका इनमें से बेस्ट है। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हमें दिल्ली आना, मान लो कहीं से भी, तो दिल्ली आने के आपके बहुत सारे रास्ते हैं, तो लेकिन आप वो रास्ता चूज करोगे जो सबसे छोटा हो, जहां पर ट्रैफिक कम हो और जिससे आपके पेट्रोल की बचत हो और आपके काम का भी, आपके समय भी कम लगे। ठीक, तो ऐसा ही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी पद्धतियों का यूज करता है जिससे क्या है, मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके, लोगों का अध्ययन किया जा सके, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। अब टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार हम लोगों ने इसको 3 भागों में डिफरेंशिएट किया है। 3 भागों में हम लोगों ने इसको डिफरेंस किया है। पहला है कंट्रोल के आधार पर। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, चिल मोड में रहिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स का एक हवा है जो आपके दिमाग में बसाया जा चुका है कि भाई इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है। यार रोजमर्रा की लाइफ की, जीवन की जो चीजें आपके सामने है उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है, कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। जब समझ में आने लग जाएंगी चीजें तो आप हर चीज को रिलेट करके समझने लग जाओगे, तो आपको इतनी आसान लगेगी कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करोगे आप लोग कि मैं
मतलब मेरे को दो जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके इकोनॉमिक्स के, ठीक है। बस उसके लिए पेशेंस रखिए और अपना फोकस रखिए, जो भी चीजें बताई जा रही उनके नोट्स बनाइए और अपना फिर बाद में उनको रिवाइज कीजिए, ठीक। तो देखिए कंट्रोल के आधार पर हम लोग इकोनॉमी को कितने भाग में बांटते हैं। तो देखिए कंट्रोल, यहां पर कंट्रोल किसका कंट्रोल है ना, सवाल ये आना चाहिए आपके दिमाग में कि सर कंट्रोल किसका। तो सर कंट्रोल है आपका स्टेट का, राज्य का। राज्य अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या भूमिका निभाता है, इसके आधार पर इकोनॉमिक्स को, अर्थव्यवस्था को तीन भागों में डिवाइड किया गया। सिंपल। फर्स्ट है आपका उदारवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था एंड थर्ड वन इज मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ लेंगे, डोंट वरी। इसके बाद डेवलपमेंट के आधार पर हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं अर्थव्यवस्था को। डेवलपमेंट इन द सेंस कि भाई किसी देश के जो नागरिक हैं, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डेवलप हो चुका है, उनके लोगों की सोच कितनी डेवलप हो चुकी है, वहां पर एजुकेशन का लेवल कितना अच्छा है, वहां पर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। ये तमाम चीजें जब हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तो उसके आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था को डिफरेंशिएट करते, कैटेगराइज करते हैं। जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था, सेकंड वन है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी है आपकी विकसित अर्थव्यवस्था। अब इनके एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे। थर्ड वन है वर्ल्ड रिलेशन के आधार पर, है ना, वर्ल्ड रिलेशन मतलब किसी देश के वैश्विक संदर्भ में क्या उसके संबंध है। जैसे नॉर्थ कोरिया का अमेरिका के साथ कितना अच्छा संबंध है, रूस का यूक्रेन के साथ कितना अच्छा संबंध है, भारत का अमेरिका के साथ कितना अच्छा संबंध है। इन संबंधों के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया है कि एक तो पहली है बंद अर्थव्यवस्था, सेकंड है आपकी खुली अर्थव्यवस्था, ठीक। देखिए अब आगे चलते हैं, इसके बारे में समझिए। यहां अब पहला पॉइंट आता है उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। जैसा है कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पैसे का बोलबाला है, ठीक है, जिसमें पैसे का बोलबाला है, जो अमीर है वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें सरकार भी एक बस मीडिएटर की भूमिका निभा रही है, ना कि कंट्रोलर की भूमिका में दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट है, इलेक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट को लोग चुन रहे हैं, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर है जो केवल पॉलिसीज बना रही है इंडस्ट्रीज के लिए, बट उन पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उन पॉलिसीज को कैसे चेंज करना है, ये वहां के जो पूंजीपति वर्ग है वो डिसाइड करवाते हैं सरकार को, ठीक है। तो ऐसा बार बार कहा जाता है कि जो अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जो इनकी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सरकार पर प्रेशर बनाकर अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण करवा देते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे आपका अमेरिका है, यूएसए है आपका, तो यूएसए में आपने बार बार सुना होगा कि यूएसए में गन कल्चर को लेकर काफी क्रिटिसिज्म होता रहता है। 13 साल के बच्चा स्कूल में बंदूक लेके चला गया, टीचर की उसने हत्या कर दी, किसी अपने सहपाठी को गोली मार दी। उसका रीजन क्या है कि वहां की जो गन लॉबी है, जो गन का व्यापार करते हैं, वहां के जो कैपिटलिस्ट है, उन लोगों ने ये नियम बनवा रखा है गवर्नमेंट से कि भाई यहाँ पर गन रखना कम एज में भी लीगलाइज है। आप आसानी से जाइए, आपको शॉप मिल जाएगी, आप जाकर वहां पर गन परचेज कर सकते हो, इतना आसान है। हमारे इंडिया में गन लेने में तो भाई साहब छक्के छूट जाते हैं। और खैर अच्छी भी बात है, पता चले हमारे वाले तो गन लेके छोटी छोटी बातों में किसी को भी गन अड़ा देंगे, ठीक है ना। ऑटो वाले ने 10 रुपए की जगह 12 रुपए बोल दिए किराया, तो पता चला गन अड़ा दी कि 2 रुपए तूने कैसे ले लिए मेरे से। सब्जी लेने गए, सब्जी में आलू लिया, अपने आलू में उसने धनिया नहीं डाला, तो पता चला गन अड़ा दी। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो ठीक है, हमारे यहाँ अभी मुश्किल है चीजें, गन लाइसेंस लेना काफी डिफिकल्ट है, तो अच्छी चीज है। लेकिन अमेरिका में देखिए कि वहां के जो आम नागरिक है वो इस चीज का बार बार विरोध कर रहे हैं कि हमें ये जो गन कल्चर है इससे मुक्ति दीजिए, इससे आजादी दीजिए। बट वहां की जो गवर्नमेंट है, वो जो वहां के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके हाथों में आकर वो चाहकर भी इन चीजों को दूर नहीं कर पा रहे, वो ऐसी पॉलिसीज नहीं बना पा रहे हैं जिसमें एक एज क्राइटेरिया को फिक्स किया जाए गन लेने की। तो इसलिए
जो ऐसी इकोनॉमिक्स होती है उसमें कैपिटलिस्ट का जो रोल होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए इसको देखिए, उदारवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, उत्पादन के वितरण और धन का जो रेगुलेशन है उसके ऊपर मुख्यतः निजी क्षेत्रों का नियंत्रण रहता है। ठीक है ना, प्राइवेट फर्म का, ये तो मैंने बात बता ही दी आपको। जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, है ना, प्राइवेट जो फर्म है उनका कंट्रोल ज्यादा रहता है, वही पॉलिसीज पर कंट्रोल करते हैं। सेकंड, पूंजी और पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल और केवल लाभ कमाना, केवल और केवल लाभ कमाना। सिंपल है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, अब जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 का जो टीका था वो बनाया, कोवैक्सीन बनाई, कोविशील्ड बनाई। तो सरकार ने क्या किया, उसको सरकार ने अपने हाथ में लेकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमें वो टीका कैसे लगा? फ्री में लगा। ठीक, सिंपल। लेकिन कैपिटलिस्ट जो कंट्री है वहां पर जिसने भी टीके का निर्माण किया है तो उसने क्या किया कि गवर्नमेंट को ये कहा कि ये टीका मैं बेचूंगा, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों ने उसके लिए भले ही चाहे $800 चार्ज किए हो, चाहे $900 चार्ज किए हो, तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप, इंटरवेंशन नहीं कर सकती। ये है सबसे बड़ी समस्या। ठीक है ना। अब यह एडम स्मिथ द्वारा, ये ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के द्वारा इस एक सिद्धांत दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत। मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार है ना, सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था के मामले में सिर्फ और सिर्फ देखने की है, कि भाई वो बैठ के देख सकती है एक मीडिएटर की तरीके से। जैसे दर्शक, दो टीमें अगर मैच खेल रही हैं तो आप बाहर से बैठकर अंपायर की तरह बस उन चीजों को देख सकते हो, आप उसमें कर कुछ नहीं सकते। एडम स्मिथ ने यह सिद्धांत दिया था कि मेरे को खुद ब खुद करने दो आप चीजें। जो निजी व्यवसायी हैं, जो निजी पूंजीपति है, जो पैसा लगाना चाहते हैं, जो फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को उनको सस्ते दामों पर जमीन उपलब्ध करानी चाहिए, उनका बिजली का कनेक्शन जल्दी देना चाहिए, कम यूनिट पर बिजली की दर पर देनी चाहिए बिजली, उसके बाद पानी सस्ता देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को एज ए फैसिलेटर, ठीक है ना, एज ए सुविधा प्रदानकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन जब फैक्ट्री स्थापित हो जाए तो फिर उस फैक्ट्री को मालिक के अधीन छोड़कर बाजार के अधीन उस चीज को छोड़ देना चाहिए, उसमें फिर सरकार को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, अब वो आपकी मर्जी है कि आप उसमें कितना उत्पादन करो, क्या उत्पादन करोगे, कैसे आप लोगों को बेचोगे, कैसे उन चीजों को आप आगे बढ़ाओगे, इसमें सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि जो भी विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है वो उदारवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक, आई होप ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। सेकंड, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में ये आपका जो रूस, चीन, इनमें इस प्रकार की व्यवस्था देखी जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो सारा का सारा जो जितने भी संसाधन है, चाहे वो कोयला से लेकर, यूरेनियम से लेकर, वाटर से लेकर, आपका कुछ भी लगा लो आप, जितने भी संसाधन है उनके ऊपर किसका कंट्रोल है? पूरी की पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस व्यक्ति को कितना हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो निजी व्यापारी हैं या जो निजी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फैक्ट्री खोलते हैं, लेकिन सरकार उनका नियम फिक्स करती है कि आपको इतना बनाना है, इतनी आपको प्रोडक्शन करनी है, इतना दाम आपको रखना है, आप इतने से ऊंचे दाम पर इन चीजों को नहीं बेच सकते। तो सीधे सीधे सरकार के अंडर में है सारी चीजें। उसमें जो निजी व्यापारी हैं उनका सिर्फ रोल इतना है कि वो पैसा लगाएंगे, सरकार उनको कंट्रोल करेगी, सरकार आपको बताएगी कितना बनाना है, सरकार आपको बताएगी कि किस तरीके से आपको चीजों को चलाना है। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मैं आपको एग्जांपल दूं तो जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान एक बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तगड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन वहां पर जो अर्थव्यवस्था थी वो किस टाइप की थी? इसी टाइप की थी, समाजवादी। तो वहां की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डर से अपनी इकोनॉमी को पूरी की पूरी तरीके से सैन्य प्रधान इकोनॉमी के तौर पर डेवलप कर लिया। मतलब उन्होंने अपने जो जितने भी संसाधन थे उन मैक्सिमम संसाधनों का यूज क्या किया? टैंक बनाने में, बारूद बनाने में, गोला बारूद बनाने में, छावनी बनाने में, इस तरह की चीजों पर, ठीक है ना, इस तरह की चीजों पर उन्होंने ज्यादा खर्च किया
और जो लोकल व्यक्ति के लिए, आम आदमियों के लिए जो जरूरत की चीजें थी उनकी धीरे धीरे जापान में कमी बढ़ती गई। उसका रीजन, उसका फिर आगे चलकर प्रभाव ये पड़ा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, तो अमेरिका ने उसको अपने शिकंजे में लिया। अमेरिका ने उसको आप कह सकते हैं सो कॉल्ड मदद की, वो मदद तो नहीं थी। जब जिसने विनाश किया वही अब दिखा रहा है कि मैंने मदद की है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अमेरिका ने उसको काफी पैसा उधार दिया, उसको लोन भी दिया कि भाई आप अपने यहाँ प्रदेश को उठाइए। और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को, आज के टाइम में जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था से दूर होकर एक कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था के तौर पर आपकी बढ़ती जा रही है। और जापान की अर्थव्यवस्था आपको पता ही है, वर्ल्ड की टॉप 5 नंबर पर आती है आपकी जापान की अर्थव्यवस्था। तो जापान ने कहां से चीजें स्टार्ट की, हिरोशिमा नागासाकी जैसे विध्वंसक घटनाओं को झेला और उसके बाद भी आज जापान खड़ा है। ठीक है, तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों एवं उत्पाद दोनों पर पब्लिक गवर्नमेंट का अधिकार होता है, ना कि निजी। ठीक है, इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, ना कि कमाना। सिंपल है ना, इसमें लोगों का कल्याण क्या होता है? लोगों का कल्याण करना। अब देखिए, मान लो अब हम लोग कोविड टीके का ही एग्जांपल ले लें, ठीक है ना। अब भारत सरकार, जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, उसमें क्या समाजवादी भी एस्पेक्ट है। यही रीजन है कि हमें जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिली वो हमें निशुल्क मिली है। निशुल्क मिली है या नहीं मिली है? कईयों को प्राइवेट से भी लगा ली होगी, वो उनकी मर्जी है। आप सरकारी में जाइए, आपको बिना पैसे के ही मिलती है, आराम से लग जाती है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारी सरकार का जो है समाजवादी चेहरा है अर्थव्यवस्था का, जो हमारे सामने है। अदरवाइज कितनी महंगी चीजें हो सकती थी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस गवर्नमेंट में ये सारी चीजें मिली है, पहले की गवर्नमेंट में भी ये सारी चीजें मिली है। पोलियो का जो टीकाकरण था वो पहले की गवर्नमेंट ने किया है। आज भी छोटे बच्चों के जो हाथों पे इंजेक्शन लगते हैं वो भी पुरानी गवर्नमेंट के चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अभियान है, ये जो टीकाकरण का अभियान है, या कोई भी चीजें हैं, वो पहले भी हुई हैं, आज भी हो रही हैं। ठीक है, थर्ड वन है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब, मिक्स जूस का क्या मतलब होता है? मिक्स जूस का मतलब होता है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट हो। ठीक है ना, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट हो, मौसमी भी हो, अनानास भी हो, संतरा भी हो, गाजर भी हो, जितनी भी चीजें आपको अच्छी लगे कि भाई मेरे को ये चीजें चाहिए, तो आपको डलवा लेते हो। वही मिक्स्ड इकोनॉमी आप कुछ इसी प्रकार से समझिए कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी के भी गुण हैं और आपके समाजवादी के भी गुण हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडिया। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में आप जो भी इंडस्ट्री लगाई जाती है इंडिया में, मान लो आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, ठीक है, जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो सरकार क्या करती है? सरकार उनको सस्ते दामों पर जमीन उपलब्ध कराती है। ठीक है, बिजली का कनेक्शन करवाती है। लेकिन सरकार क्या है? सरकार चीजों को बनाने के ऊपर उनका कोई भी लिमिट नहीं लगाती है कि भाई आपको यही बनाना है। वो उस व्यक्ति की मर्जी है, आप उसने फैक्ट्री लगाई है तो वो उसके अंदर जो भी कुछ बनाए, जो कि देश हित में हो, कानून के अंदर में हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कपड़े की फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस लिया और वो गोला बारूद बना रहे हैं, ऐसे नहीं बना सकते हो। लेकिन आप बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती है, वो आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाती है कि भाई आपको इतने पैकेट बनाने हैं, इतने ही कपड़े बनाने हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमने समझा कि चीजों के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण किसका होता था? गवर्नमेंट का होता था। ठीक है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए सेकंड, फिर हम लोगों ने देखा था कि जो संसाधन है ना, जो संसाधन है, विकास की जो रूपरेखा, विकास के आधार पर हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को 3 पार्टों में बांटा था। अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है अविकसित। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें तीनों प्रकार के संसाधनों की कमी हो। भाई प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय, तीनों प्रकार के संसाधनों की जहां पर भी कमी होगी वो अर्थव्यवस्था, वो बेसी बात है, वो अर्थव्यवस्था उठ ही नहीं सकती। भाई वहां पर ना तो खनिज है, ठीक है, ना तो वहां पर खनिज है, ना ही वहां पर कोई ऐसा क्लाइमेट है
जो उन चीजों को अच्छी तरीके से डेवलप कर सके, ना ही वहां पर ह्यूमन जो रिसोर्स है वो ज्यादा डेवलप है। जैसे ना तो वहां के आदमी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना ही वहां पर कोई खनिज लवण पाए जाते हैं, और ना ही वहां पर जो क्लाइमेट है वो इतना अच्छा है कि आप वहां पर कोई इंडस्ट्री या कोई पार्क वगैरह या कोई थीम पार्क वगैरह वहां पर डेवलप कर सको। ठीक, अब देखिए सऊदी अरबिया या हम लोग जब दुबई वगैरह का नाम लेते हैं, वहां का जो क्लाइमेट है वो अच्छा नहीं है। वहां का जो क्लाइमेट है वो अच्छा नहीं है, तो वहां की जो फिजिकल जो वहां की आइडेंटिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। रेगिस्तान है, रेत है, गर्मी है, साल के 12 महीने सारी चीजें है, लेकिन वहां पर दो चीज अच्छी हैं। एक तो वहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट अच्छा है, दूसरा वहां पर जो नेचुरल रिसोर्स है ऑयल, वो वहां पर इतना ज्यादा है कि उसने उसकी सारी कमियों को ढक लिया है। आज आप दुबई जाइए, सऊदी अरबिया जाइए, वहां पर देखिए आप लोग वर्ल्ड के क्या क्या चीजें बना के रख दी है वहां पे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इन तीनों चीजों में से भी अगर एक हो या दो हो तो काम चल सकता है, लेकिन किसी स्थान पर अगर ये तीनों ही चीजें नहीं है तो भाई उनका तो बेड़ा गर्क है। और इसी का एग्जाम्पल है, उसको हम लोग नाम दे देंगे अविकसित अर्थव्यवस्था। इसके एग्जाम्पल कहाँ है? ध्रुवीय क्षेत्र और सहारा रेगिस्तान। मतलब ऐसे हालात में रहना जहां पर आपका -25, -30, -50 डिग्री टेम्परेचर हो, वहां क्या तो संसाधन है, क्या वहां पर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, और क्या ही वहां पर आपका नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे। तो ये चीजें। सेकंड, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था, मतलब इस तरह की जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो नेचुरल रिसोर्स है वो या तो कम डेवलप होते हैं, ठीक है, या फिर वो डेवलपिंग प्रोसेस में होते हैं, अभी धीरे धीरे वो लोग विकसित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी विकसित नहीं होते। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ले हम लोग भारत का। भारत में देखिए नेचुरल रिसोर्स भारत में है या नहीं है? भाई है, पहाड़ है, लोहा है, मैग्नीशियम है, खनिज है, सारी चीजें मिलती हैं, पेड़ पौधे हैं अच्छी खासी मात्रा में। ह्यूमन रिसोर्स का बताइए, ह्यूमन रिसोर्स का भी एजुकेशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा, टेम्परामेंट इंसान का जो भारतीय है उनका टेम्परामेंट में लगातार सुधार होता जाने लग रहा है। हम लोग अपनी रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़कर हम लोग लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले कितने माँ बाप थे जो अपनी लड़कियों को दूर पढ़ने के लिए भेज देते थे, लेकिन आज के टाइम में आप सोच के देखिए लगभग आपके 70 से 80% माता पिता ऐसे होंगे जो अपनी बच्चियों को 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं अकेली। तो ये क्या है? ये आपका टेम्परामेंट का ही तो विकास हो रहा है, इसको आप ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे ही तो गिनोगे। ठीक, तो इसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधन भले ही कम है लेकिन है, मानव संसाधन भले ही कम है लेकिन है, ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलपिंग की प्रोसेस में शामिल है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मॉनिटरी, मौद्रिक प्रौद्योगिकी और गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत और पूंजी निर्माण का स्तर कम होता है। इसका मतलब यह है कि भारत का अगर हम लोग एग्जांपल लें, अमेरिका की तुलना करें, अमेरिका से हम लोग तुलना करें तो हम लोग प्रति व्यक्ति आय में अमेरिका से पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे है, ट्रेड के मामले में यूएसए से पीछे। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पर जो फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सॉलिड नहीं है। आप इंडिया के स्कूल के और अमेरिका के स्कूलिंग सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है इन चीजों में। दूसरी बात आप लोग देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अमेरिका का और इंडिया का नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है, अब हमारे यहां पर आप लोग समझिए इस चीज को, ट्रेड में क्या दिक्कत है। अब भारत में अगर आप एक फूड की शॉप खोलना चाहते हैं, फूड की शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको लंब सम जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लगभग 49 कानून पास कराने पड़ते हैं, 49 आपको परमिट लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब फॉरेन जो कंट्री होती है वहां पर आप मान लो आप पहुंचे हो 27 तारीख को और आप 28 तारीख को वहां पर अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी कहा मैंने, शॉप नहीं, कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं आप वहां पर एक दिन के अंदर। सिंगापुर आज के टाइम में इतना विकसित कैसे हो गया? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना अच्छा वहां पर, वहां हमारे इंडिया के लोग यहां से गए, रात को पहुंचे, सुबह कोई फैक्ट्री खोल ली अपनी, वहां पर कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया, परमिट मिल गया, सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई, कानूनी की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने सब्सिडी दे दी है, सरकार ने प्रोत्साहन राशि दे दी है,
तो 1 से 2 दिन में आपकी कंपनी स्टार्ट हो गई है। इंडिया में आप कंपनी खोलने लग जाओ, 25 से 30 दिन तो आपके बिजली कलेक्शन लगने में लग जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हो ना कि हम लोग किस कारण से पीछे हैं। तो इन चीजों में, हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का भी जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे काफी इंप्रूव हो चुकी है और धीरे धीरे और होगी, लेकिन अभी भी हमारे सामने चुनौतियां काफी हैं। अभी भी जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है वो इतना लचर है, इतना कमजोर है कि बच्चों को पढ़ने में उनकी जो समझ है, आज भी 8वीं क्लास का कोई बच्चा 5th क्लास के बच्चे के सवाल नहीं कर पाता। तो दिक्कत तो है ना कहीं। तो यही है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? डेवलपिंग इकोनॉमी के। ठीक, नेक्स्ट थर्ड वन है विकसित अर्थव्यवस्था। अब 2 हमने जान ली है, तो तीसरी हमारे लिए बिल्कुल आसान है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के तीनों संसाधन, इन्वायरमेंट भी, नेचुरली भी और आपका जो ह्यूमन है, ये जो तीनों ही कैपिटल है वो काफी स्ट्रोंग होती है। जहां पर इन तीनों की प्रचुरता पाई जाती है, तो ऐसे देश ऑब्वियस सी बात है तरक्की भी अच्छी करेंगे, विकास भी अच्छा होगा वहां पर। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे विकसित अर्थव्यवस्था। इसके एग्जाम्पल है अमेरिका, चाइना, आज के टाइम में चाइना भी विकसित हो चुका है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वहां पर क्या है, लोगों की पर कैपिटा इनकम है अच्छी है, नेशनल इनकम अच्छी है, हेल्थ के ऊपर अच्छा खर्च करते हैं, एजुकेशन के ऊपर अच्छा खर्च करते हैं, एनवायरमेंट को लेकर काफी अच्छे अच्छे प्रावधान है। तो ये तमाम बातें जुड़कर आपका एक डेवलप कंट्री बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब दूसरे देशों के साथ या वैश्विक संबंधों के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो अर्थव्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ओपन इकोनॉमी और एक होती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, एक होती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का क्या मतलब है? ओपन इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है। वहां पर आपको बिजनेस करने में, अपने सामान को ट्रेड करने में, आप वहां से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात या निर्यात कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ओपन इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित होता है। मतलब जो ऐसी इकोनॉमी होती है वो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होती है, वर्ल्ड के साथ। अब आप बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी है या क्लोज्ड इकोनॉमी है? सोच के बताइएगा। तो देखिए, इसका आंसर रहेगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ओपन इकोनॉमी है। इसका रीजन क्या है? अभी रूस और यूक्रेन में कंफ्लिक्ट हुआ तो भारत का जो शेयर मार्केट है वो 1500-1600 पॉइंट नीचे डाउन चला गया। तो वहां अब विदेश में क्या है ना, जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं, तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक परिवार, एक प्रणाली की तरह जुड़ गया है। आपकी कहीं भी कुछ भी घटनाएं होती है उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। समझ रहे हो? तो रूस और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में भारत का सेंसेक्स गिरना भारत की ओपन इकोनॉमी होने का ही परिचय देता है। ठीक है। सेकंड, खुली अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बिल्कुल मिनिमम रिस्ट्रिक्शन होते हैं। मतलब वहां पर जो क्लियरिंग लेनी पड़ती है वो बिल्कुल नाम मात्र की होती है, कोई ज्यादा उस पर बर्डन नहीं होता, चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है आसानी से। ठीक है। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं आज के टाइम में जितने भी वर्ल्ड है कंट्री हैं वो लगभग आपकी ओपन इकोनॉमी हो चुके हैं। ठीक है ना, वो ओपन इकोनॉमी हो चुके हैं आज के टाइम में। तो कोई भी ऐसा देश, अब एक दो तो हैं अभी भी बचे हुए हैं जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी को समर्थन करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में मजबूरी है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी एक बार कहा था कि या तो आप इस खुले समाज के साथ, खुले विश्व के साथ जीना सीख ले, या फिर आप खुद को ही नष्ट कर लेंगे। ठीक है ना, खुद को ही आप लोग या तो नष्ट कर लेंगे या आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा इस वैश्विक कंपटीशन के साथ जीने के लिए, इस पूरी दुनिया के साथ जीने के लिए। यही यूपीएससी का है। हम हिंदी टॉपर्स जो आपको बार बार कहते हैं, हमारा तो आइए स्लोगन भी यही है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं, यही मानते हैं पर्सनली कि जो बदलेगा वही बढ़ेगा, जो खुद में चेंज करेगा ना वही बढ़ेगा आने वाले समय में। आप खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप एक फिक्स पैटर्न पे वहीं पड़े हुए हैं, वही चीजों को बार बार, उन्हीं चीजों को आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को आप लोग बार बार गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो देखिए आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे।
ठीक है, आपको खुद में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, अपने कुछ पैटर्न बदलने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी आपको अच्छी फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे आपकी सफलता आसानी से आपको मिल जाएगी। ये आपको करके चलना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा, अदरवाइज कंपटीशन बहुत है। और इंडिया में कंपटीशन का तो लेवल आपको पता ही है, एक वैकेंसी के लिए 20-20 हजार 50-50 हजार कैंडिडेट फाइट करते हैं। तो अगर आपको 5 से 10 लाख कैंडिडेटों में से 1000 कैंडिडेट में आना है तो यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है, आपको आधुनिक होना पड़ेगा। आप बार बार ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, आप बार बार ये नहीं कह सकते हैं कि यूपीएससी इंग्लिश में पेपर बनाएगी या हिंदी के साथ भेदभाव करेगी। इन चीजों का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है, अंत में रिजल्ट आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सेकंड, आपकी एक क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वही बात है, वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती तथा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो एक्टिविटीज होती है वो लगभग आपकी शून्य होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का जो शासक है ना किम जोंग उन, तो ये उसकी इकोनॉमी है जिसमें आपके ना तो एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट है। अभी वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया के जो शासक थे उसने ये कह दिया कि जब उसका अमेरिका के साथ थोड़ा सा बढ़ गया था मामला, युद्ध की लेवल की बातें आ चुकी थी ट्रंप और किम जोंग उन के साथ, तो उत्तर कोरिया से कुछ नागरिक भागने लगे थे। तो उस शासक ने वहां की जो बॉर्डर थे वो सील करा दिए थे कि भी कोई भी देश हमारा नागरिक कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जबकि होता तो ये है कि देश के नागरिक की इच्छा होती है वो रहना चाहे रह सकता है, जाना चाहे जा सकता है। अब वहां पर क्या है, आपने उनके ऊपर रेगुलेशन लगा दिया कि आपको मंथ का इतना ही अनाज मिलेगा, इतना ही आप सामान बेच सकते हो, आप बाहर से नहीं मंगा सकते कुछ भी। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ये सारे एग्जांपल क्लोज्ड इकोनॉमी के हैं। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में आपका इतना ही है। कल हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी कंफ्यूजिंग टर्म है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि ऐसे अच्छे और ऐसे सिंपल से एग्जांपलों से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ताकि जब क्वेश्चन आए यूपीएससी का तो आप उसको गलत ना करो। ठीक है ना, देखिए यूपीएससी कभी ये डायरेक्ट नहीं पूछेगी आपकी कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या करेगी, आपको एक एग्जांपल देगी, सिंपल वो आपको एग्जांपल देगी। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे सकती है कि एक व्यक्ति है वो बाइक परचेज करने गया, उस बाइक के लेन देन में उसने बैंक के साथ अपना कुछ ट्रांजैक्शन किया, पैसे निकलवाए, वो पैसे लेकर मार्केट में गया, बाइक के शोरूम पे गया, वहां पर उसने अपनी बाइक परचेज की। तो ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि अब मैं आपको अभी भी बता सकता हूं, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आप इसको सोचिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप इजिली दे सकते हैं। ठीक है, और जो ये प्रयास कर रहे हैं हिंदी टॉपर्स के माध्यम से, हिंदी मीडियम के लिए जो ये प्रयास है, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इसको आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को ये पता चले, ताकि जो अभ्यर्थी है उनको ये पता चले कि भाई हाँ, हमें किन स्ट्रेटेजीज के दम पर हम लोग चलकर इस अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी दिक्कत क्या है, अभी दिक्कत क्या, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी की कमी है। अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी की कमी है और कोई कमी नहीं है हिंदी माध्यम के। आज के टाइम में संसाधन भी है, सामग्री भी है, कैलिबर भी है, आपके अंदर जोश भी है, समय भी है, आपकी उम्र भी है, ताकत भी है, सारी चीजें है। बस कमी है तो वो सही स्ट्रेटेजी की, वो काम है हमारा आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। बाकी का जो बचा हुआ वो डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से आए हैं। ठीक है, थैंक यू।